हेलो स्टूडेंट्स, यदि आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरे नए वीडियोस के आने की सूचना आपको तुरंत मिल जाए। हेलो स्टूडेंट्स, मेरे YouTube चैनल पर आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पास्ट परफेक्ट टेंस को समझने की कोशिश करेंगे। ध्यान रखना है, इसमें तीन शब्द इस्तेमाल हो रहे हैं, पास्ट, परफेक्ट और टेंस। इसका मतलब क्या हुआ, ये तीनों शब्दों का यहां क्या महत्व है, तो ध्यान रखना है। पास्ट ये टाइम को इंडिकेट करता है कि टाइम जो है हमारा वो पास्ट है, और परफेक्ट का मतलब हो जाता है कि कंप्लीट, है ना, पूरा। और टेंस जो है हमारा ये क्या है, वर्ब फॉर्म है। इसका मतलब क्या हुआ कि पास्ट में कोई कार्य संपन्न हो चुका था, उसको बताने के लिए जो वर्ब फॉर्म इस्तेमाल होता है वही पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाता है। अर्थात पास्ट में कोई कार्य पूरा हो चुका था, उसको बताने के लिए वर्ब फॉर्म। तो सिंपल पास्ट में मैंने एक पॉइंट आप लोगों को बताया था, खास करके जब मैंने बताया था कि कोई ऐसी दो घटनाएं पास्ट की जिनमें एक पहले हुई थी और दूसरी बाद में। तो मैंने बताया था कि पहली घटना के लिए हम लोग पास्ट परफेक्ट का प्रयोग करते हैं, दूसरी घटना के लिए सिंपल पास्ट का प्रयोग करते हैं। तो इसका मूल कॉन्सेप्ट जो है वो पहले हम समझ लें। तो मूल कॉन्सेप्ट क्या है कि जैसे कि हम देख रहे हैं कि कोई भी परफेक्ट टेंस बनाने के लिए हमने बताया था कि हैव प्लस V3 वर्ब फॉर्म इस्तेमाल होता है। और हैव का हैव और हैज दो प्रेजेंट रूप है, जबकि हैज एक पास्ट रूप है। तो क्लियर है कि हैव हैज प्लस V3 ये प्रेजेंट में किसी कार्य के पूरा होने की सूचना देता है, जबकि हैड प्लस V3 पास्ट में किसी कार्य के पूरा होने की सूचना देता है। तो पास्ट परफेक्ट में हमारा जो वर्ब फॉर्म होगा वो सीधी बात है कि हैड प्लस V3 होगा। यही हमारा पास्ट परफेक्ट का वर्ब फॉर्म मिल गया। इसी से हम पहचानेंगे कि हमारा जो टेंस है ये पास्ट परफेक्ट को बताने वाला है, और इसको हम लोग पास्ट परफेक्ट का वर्ब फॉर्म कहते हैं। ठीक है, इसमें एक सब्जेक्ट हम लगा दें तो हमको रूल मिल जाता है वाक्य बनाने का। लेकिन ध्यान रखिएगा कि व्यवहार में हम लोग आमतौर पर प्रारंभिक ट्रेनिंग देनी हो तो एक घटना के लिए भी पास्ट परफेक्ट का प्रयोग हम लोग कर देते हैं, जो आमतौर पर नहीं होना चाहिए। बोलचाल व्यवहार में पास्ट परफेक्ट का प्रयोग एक घटना के लिए भी होता है, अन्यथा पास्ट परफेक्ट का प्रयोग हम लोग तभी करते हैं जब पास्ट की दो घटनाओं का जिक्र हो, जिनमें खास करके हमको यह समझ में आना चाहिए कि एक घटना पहले और उसके बाद दूसरी घटना। तो इसका मूल कॉन्सेप्ट हमने आपको सबसे पहले बताया था कि यदि यह प्रेजेंट टाइम है और यह पास्ट टाइम है तो यह भी पास्ट है। अर्थात हम लोग प्रेजेंट से इसको देखेंगे तब भी ये पास्ट कहलाएगा, इसको देखेंगे तब भी पास्ट कहलाएगा। अब पास्ट में भी दो घटनाएं हैं, मान लीजिए यहां P1 है और यहां P2 है, तो प्रेजेंट के रेस्पेक्ट में ये भी सिंपल पास्ट होगा, प्रेजेंट के रेस्पेक्ट में ये भी सिंपल पास्ट की घटना मानी जाएगी। लेकिन स्थिति क्या होगी कि जब हम P2 के रेस्पेक्ट में P1 को देखेंगे तब इसको मैंने कहा था कि अब ये पास्ट का पास्ट कहलाएगा। अर्थात पास्ट परफेक्ट का प्रयोग हम लोग कब करते हैं, पास्ट ऑफ द पास्ट की घटना के लिए, और जो P2 आपका रह जाता है ये सीधा सिंपल पास्ट में रह जाता है। और यह भी स्थिति कब बनती है, जब या तो हम दोनों वाक्यों को जोड़ते हैं और या तो P2 को हम पहले रख देते हैं और P1 को बाद में रख देते हैं, तब फिर P1 हमारा पास्ट परफेक्ट में चला जाता है। अकेला सेंटेंस आमतौर पर पास्ट परफेक्ट में नहीं इस्तेमाल होता है, नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब तक P2 का रेफरेंस नहीं आएगा तब तक P1 क्लियर हो ही नहीं सकता है, ध्यान रखना है। अब जैसे मान लीजिए कि हम सीधे कहते हैं कि गाड़ी खुल चुकी थी। अब यदि यह वाक्य मैं आपको एक कंप्लीट सेंटेंस के रूप में आपको देना चाहूं तो यह कंप्लीट अर्थ आपको नहीं देगा। द ट्रेन हैड स्टार्टेड। अब ध्यान देना है कि
ये इस रूप में कोई अर्थ नहीं देगा कि गाड़ी खुल चुकी थी, लेकिन कब की बात है और इसका मतलब क्या होता है। तो ध्यान देना है कि द ट्रेन हैड स्टार्टेड, प्रारंभिक ट्रेनिंग हम लोग बता देते हैं कि वह खा चुका था, वह सो चुका था, वह जल चुका था और इसके लिए ही हैड गॉन, ही हैड स्लीप्ड आदि ट्रेनिंग हम लोग दे देते हैं। लेकिन ये अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस नहीं होता है जब तक कि दूसरी घटना अंडरस्टूड नहीं हो। अब जैसे यहां हमने क्या कर दिया, हमने पास्ट ऑफ द पास्ट की घटना इसको बना दिया और यह सोचकर हमने यहां पास्ट परफेक्ट का प्रयोग कर दिया। लेकिन ध्यान रखना है कि यह हमने कहा कि बोलचाल में तो हो सकता है। वो कैसे हो सकता है, जैसे कोई व्यक्ति स्टेशन पहुंचता है, उसको गाड़ी पकड़नी थी और वो स्टेशन से ही अपने परिजन को फोन करता है कि गाड़ी खुल चुकी थी, तो उसका इंप्लाइड मीनिंग ये निकलता है कि वह व्यक्ति ये बताना चाह रहा है कि मैं स्टेशन पहुंचा उसके पहले गाड़ी खुल चुकी थी। तो ये दूसरी घटना जो है वो एक दूसरे के बीच कहीं ना कहीं से अंडरस्टूड होगा या कहीं नोन होगा कि परिस्थिति क्या हुई थी, और सीधे हम किसी को कह देते हैं कि गाड़ी खुल चुकी थी, तो यह अपने आप में कंप्लीट सेंस नहीं देता है। तो रिटन इंग्लिश में निश्चित रूप से हमको क्लियर करना पड़ेगा कि गाड़ी खुल चुकी थी, लेकिन कब। अब इसमें हमको ऐड कर देना पड़ेगा कि जैसे हम कहते कि बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन, जब मैं स्टेशन पहुंचा उसके पहले गाड़ी खुल चुकी थी, तब ये पास्ट परफेक्ट का रेलेवेंस होता है, पास्ट परफेक्ट औचित्य होता है। अन्यथा सीधे हम कहें कि द ट्रेन हैड स्टार्टेड, तो भले ही वर्ब फॉर्म की ट्रेनिंग में हम लोग, जैसा कि मैंने बताया कि हम लोग इस तरह का ट्रेनिंग दे देते हैं, लेकिन वो एप्रोप्रिएट पास्ट परफेक्ट एक्चुअली होता नहीं है। ठीक है, तो दो घटनाएं इसमें होनी चाहिए। अब ये पास्ट ऑफ द पास्ट हो गया किसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में, क्योंकि अब ये पास्ट की घटना है, अर्थात ये P2 घटना है और ये P1 घटना है। तो आई स्टेशन पहुंचा, लेकिन उसके पहले गाड़ी खुलने का काम हो चुका था। ठीक है, तब जाकर अब ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर हमको समझ में आएगा कि बोलने वाला व्यक्ति क्या कहना चाहता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि सामान्य तौर पर एक घटना के लिए कोई भी यदि पास्ट की घटना आप रखना चाहते हैं तो उसके लिए सामान्य प्रयोग पास्ट परफेक्ट का नहीं है, जब तक कि हमने कहा कि दूसरी घटना चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सामने वाले को पता न हो। ठीक है, तो हमने कहा कि स्पोकन इंग्लिश में आप इस तरह का प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन रिटन इंग्लिश में कहीं ना कहीं आपको क्लियर करना पड़ेगा कि P1 घटना को आपने पास्ट परफेक्ट बना दिया, तो P2 घटना क्या था। ठीक है, तो इस तरह से पास्ट परफेक्ट के प्रयोग की हम बात करें तो मूल कॉन्सेप्ट हमने आपको बता दिया है कि पास्ट ऑफ द पास्ट की घटना, ये ध्यान रखना है, और इसी को भाषा में तरह तरह से हम लोग समझाने की कोशिश करते हैं। ये मूल कॉन्सेप्ट है कि पास्ट ऑफ द पास्ट की घटना के लिए हम लोग पास्ट परफेक्ट का प्रयोग करते हैं, सीधा ध्यान रखना है। और हमने कहा कि इसको भाषा में तरह तरह से हम लोग समझाते हैं या तरह तरह से हम लोग इसको एक्सप्लेन करते हैं, बताते हैं। ठीक है, तो जितने भी पॉइंट्स यहां हम लेने जा रहे हैं, आप यदि ध्यान देंगे तो आपको लगेगा कि सब पास्ट ऑफ द पास्ट का सिचुएशन है, तभी पास्ट परफेक्ट का प्रयोग हो पा रहा है। ठीक है, तो हमने कहा कि दो स्वतंत्र सेंटेंसेज भी आप इस्तेमाल करना चाहें तो पास्ट परफेक्ट आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कैसे। अब जैसे अभी जो दो घटनाएं हमने ली उसमें क्या हुआ था कि ट्रेन के खुलने की घटना पहले घटी और आई के स्टेशन पहुंचने की घटना बाद में घटी। अब इसको नॉर्मल वर्ड ऑर्डर में हम लेकर चलना चाहते तो हम ये कह सकते थे कि आई रीच्ड, या पहले P1 P2 को हम स्वतंत्र सेंटेंस के रूप में ले लें पहले, जैसे हम कहते कि द ट्रेन स्टार्टेड, आई रीच्ड द स्टेशन। तो यदि सिंपल पास्ट में एक या एक से अधिक वाक्य रखते चले जाए तो ये सीक्वेंस माना जाएगा कि ये P1 घटना है, ये P2 घटना है, फिर कोई तीसरी घटना यदि हम सिंपल पास्ट में रख लें
तो फिर वो तीसरी घटना मानी जाएगी, अर्थात सीक्वेंस माना जाएगा कि पहले ये घटना घटी, तब ये घटना घटी, तब ये घटना घटी, तब अगला घटना घटी। ठीक है, तो इस ढंग से इसका सीक्वेंस माना जाता है। लेकिन मान लीजिए कि हम पहले ही रख देते हैं कि आई रीच्ड द स्टेशन, और यदि अब हम कहते हैं कि द ट्रेन स्टार्टेड, तब इसका मतलब फिर सिचुएशन पलट जाएगा। तब इसका मतलब निकलेगा कि स्टेशन पहुंचने का काम पहले हुआ, गाड़ी खुलने का काम बाद में हुआ। जबकि एक्चुअली हुआ क्या है यहां कि ट्रेन पहले खुली, स्टेशन पहुंचने का काम बाद में हुआ। तो अब हमने पहले क्या किया, हमने पहले P2 को रख दिया। अब यदि हम इसको अकेला सेंटेंस बनाकर यहां रखना चाहेंगे तो अब ये सिंपल पास्ट में नहीं रहेगा, तब इसको हमको कहना पड़ेगा कि द ट्रेन हैड स्टार्टेड। अर्थात जैसे ही हमने कह दिया कि द ट्रेन हैड स्टार्टेड, वैसे ही पता लग गया कि इस P2 के पहले की ये घटना है। ठीक है, तो यदि आप उसको सिंपल पास्ट में रख देते तब माना जाता कि P2 के बाद की घटना है, जबकि हमने P1 कर दिया, इसका मतलब हुआ इस P2 के पहले की घटना है। और P2 क्या है, पास्ट है। इसका मतलब इसका क्या निकला कि ये P1 घटना, ये P1 घटना यहां क्या हो गया, पास्ट ऑफ द पास्ट हो गया। ठीक है, तो जहां भी पास्ट ऑफ द पास्ट हो, आगे हो पीछे हो, उसको हम लोग को पास्ट परफेक्ट में रखना पड़ता है। ठीक है, और सिंपल पास्ट एक हमारा अवश्य रिटन इंग्लिश में किसी न किसी रूप में आना चाहिए, तभी पास्ट परफेक्ट का प्रयोग हम लोग कर पाते हैं। या स्पोकन में भी यदि इस सेंटेंस का प्रयोग आप कर लेते हैं तब अब इसको पास्ट परफेक्ट में डाल दीजिए। ठीक है, तो दो घटनाएं निश्चित रूप से हमारे साथ चलनी चाहिए, तभी जाकर पास्ट परफेक्ट का प्रयोग हम कर पाते हैं। तो यूसेज में फर्स्ट पॉइंट हम ले रहे हैं कि फर्स्ट पॉइंट में आमतौर पर पिछले सिंपल पास्ट में ये पॉइंट हमने लिया था और हमने बताया था कि ये नियम अक्सर लोग पास्ट परफेक्ट में ही बताते हैं, लेकिन जो टाइम का कॉन्सेप्ट है वो टाइम का कॉन्सेप्ट जनरली लोग नहीं समझाते हैं। ठीक है, सीधे नियम बता देते हैं कि यदि पास्ट की दो घटनाओं का जिक्र हो तो पहली घटना के लिए पास्ट परफेक्ट, दूसरी घटना के लिए सिंपल पास्ट का प्रयोग होता है। लेकिन जो हमने बताया कि पास्ट और पास्ट ऑफ द पास्ट, ये दो टर्म्स यदि आपको क्लियर हैं तो स्पष्ट रूप से आपको समझ में आएगा कि कौन सी घटना हमारी सिंपल पास्ट में रहेगी और कौन सी घटना पास्ट परफेक्ट में जाएगी। तो अब ध्यान देना है कि हमने बताया था कि सबसे सामान्य बनावट लोग बिफोर और आफ्टर के साथ इसको समझाते हैं, और इन्हीं दो कंजंक्शंस को आमतौर पर लोग पास्ट परफेक्ट में इस्तेमाल करके छोड़ देते हैं। जो लोग थोड़ा सा व्यापक रूप से नहीं समझाना चाहते हैं वो लोग बस ये दो पॉइंट लेकर के छोड़ देते हैं। और इसमें हमने बताया था सिंपल पास्ट में चर्चा किए हुए हैं, उसको थोड़ा आप लोग देख लेंगे। ठीक है, तो हमने बताया था कि यहां P1 घटना को रखा जाता है, यहां P2 घटना को रखा जाता है, जबकि आफ्टर वाले केस में क्या होता है कि पहले P2 को रखा जाता है तब P1 को रखा जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि P1 का मतलब हो गया कि हमारा पास्ट परफेक्ट हो गया, और P2 का मतलब हो गया कि यह हमारा सिंपल पास्ट हो गया। ठीक है, और उसी तरह से यदि यहां P2 है, इसका मतलब यहां हमारा सिंपल पास्ट की घटना है, और P1 यहां हमने रख दिया है तो यह हमारा पास्ट परफेक्ट का घटना है। ठीक है, तो बस बिफोर और आफ्टर के साथ यही कॉन्सेप्ट है इसका कि बिफोर का प्रयोग है तो पहले पास्ट परफेक्ट रहेगा, बाद में सिंपल पास्ट रहेगा। आफ्टर का प्रयोग है तो पहले सिंपल पास्ट रहेगा, बाद में पास्ट परफेक्ट रहेगा। अब चलिए जो उदाहरण हमने अभी लिया है आपको, उन्हीं दोनों को अब हम जोड़कर समझा देते हैं। यद्यपि बिफोर वाला प्रयोग करके हमने समझाया है ऊपर में। अब जैसे हम कहें कि द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन, तो क्लियर है कि स्टेशन पहुंचने का काम हुआ, लेकिन इसके पहले गाड़ी के खुलने का काम हो चुका था, अर्थात ये P1 घटना है। तो यहां हमने बताने की कोशिश की कि मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले गाड़ी खुल चुकी थी। एक हिंदी हम लोग ये लेते हैं, या कह सकते हैं कि मैं स्टेशन पहुंचा, उसके पहले गाड़ी खुल चुकी थी। ये दो तरह से आप इसको हिंदी में रख सकते हैं। उसी तरह से यदि हम आफ्टर का प्रयोग करते तो हमने कहा कि पहले हम लोग P2 को रखते हैं, अर्थात तब क्या कहना पड़ेगा, तब कहना पड़ेगा कि आई रीच्ड द स्टेशन I
reached the station after the train had started। अर्थात गाड़ी खुलने के बाद में स्टेशन पहुंचा। तब इसकी हिंदी हम लोग इस रूप में लेते हैं कि गाड़ी खुलने के बाद में स्टेशन पहुंचा। ठीक है, अर्थात इसमें इंप्लाइड क्या है कि गाड़ी खुल चुकी थी, उसके बाद में स्टेशन पहुंचा। ठीक है, तो एक सिचुएशन ये हमको दिखाई पड़ता है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं है कि बिफोर और आफ्टर से ही आपको समझ में आए कि कौन सा P1 कौन सा P2 है और उसके आधार पर आप निर्णय करें, है ना। P1 P2 बिफोर आफ्टर से जुड़ा हुआ नहीं भी हो सकता है। ठीक है, बावजूद यदि पास्ट की दो घटनाएं हमको दिखाई पड़ती हैं तो हमको समझना पड़ेगा कि कौन सी घटना पहले की, कौन सी घटना बाद की, और उसके आधार पर आपको निर्णय करना पड़ेगा कि किसको हम पास्ट परफेक्ट में रखें, किसको हम लोग सिंपल पास्ट में रखें। जैसे ये सब टाइप क्वेश्चन का परीक्षाओं में दिया जाता रहा है जहां बिफोर आफ्टर का प्रयोग नहीं है, और यदि आपको टाइम का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, टेंस का कॉन्सेप्ट स्वाभाविक है कि आपका क्लियर नहीं होगा, और ऐसे सेंटेंसेस यदि क्वेश्चंस में दिए जाते हैं तो आप में से अधिकांश स्टूडेंट्स इस तरह के क्वेश्चंस में फेल कर जाते हैं, अर्थात इन पर काम नहीं कर पाते हैं। अब जैसे एक आध एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, इसका बढ़िया से समझने की कोशिश कीजिएगा। हम कहते हैं कि द जज डिड नॉट गिव एनी डिसीजन until he heard the case। अब इसको समझिए, until he heard the case, the judge did not give any decision until he heard the case। अब हम ध्यान दें तो दो पास्ट की घटनाएं हमको दिखाई पड़ रही हैं, एक ये है और एक ये है, he heard। अब हम नोटिस करें तो यहां पास्ट की दो घटनाएं हैं और आपको लगेगा कि इनमें एक घटना पहले की घटना है और एक घटना बाद की घटना है, अर्थात इसमें P1 और P2 है। अब आपको समझना पड़ेगा कि कौन सी घटना P1 है, कौन सी घटना P2 है। नोटिस करें तो जज ने कोई निर्णय नहीं दिया। कब तक नहीं दिया? जब तक उसने केस की सुनवाई नहीं कर ली। इसका मतलब क्या हुआ कि जज ने निर्णय दिया लेकिन उसके पहले उसने केस की सुनवाई कर ली थी। उसको ऐसे समझिए, अर्थात ये हमारा क्या है, P2 है, और ये हमारा क्या है, P1 है। इसका मतलब है कि ये हर्ड नहीं, यहां हमसे खोजता है कि आप इसको कहें हैड हर्ड, अर्थात पास्ट परफेक्ट में आप इसको रखें। ठीक है, तो इसमें कोई भी बिफोर आफ्टर नहीं है। अंटिल का प्रयोग किया हुआ है, अंटिल से जुड़ा हुआ ये वाक्य है ना, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि कौन सी घटना P1 है, कौन सी घटना P2 है। इसलिए हमने कहा कि हमेशा टाइम को आप महसूस करें, करेक्ट टेंस आपका इस्तेमाल हो जाएगा, अन्यथा आप अनुमान पर काम करना चाहेंगे, ठीक है, तो नहीं होगा। इसी तरह से चलिए एक आध एग्जाम्पल और हम ले रहे हैं जिसमें कोई बिफोर आफ्टर अंटिल नहीं है, लेकिन पास्ट की दो घटनाओं को हम रखने जा रहे हैं। आप इसमें नोटिस करेंगे कि कौन सी घटना P1, कौन सी घटना P2। आप तुरंत डिसाइड कर लेंगे कि सेंटेंस हमारा सही हो रहा है या गलत हो रहा है। और जैसे हम कहें कि शी सेड दैट her father died a month before। She said that her father died a month before। अब हम नोटिस करें कहने का काम कब हुआ, पास्ट में, अर्थात ये पास्ट की घटना है और फादर के मरने का काम भी आपने दिखा दिया कि ये पास्ट की ही घटना है। लेकिन हम नोटिस करें तो कहने का काम जो है ये P2 घटना है, जबकि जिस समय कहने का काम हुआ उसके पहले उसके फादर के मरने का काम हो चुका था। इसका मतलब है कि ये पास्ट तो है लेकिन ये हमारा एक्चुअल क्या है, पास्ट ऑफ द पास्ट है ना। इसका मतलब ये P2 घटना, ये हमारा P1 घटना है। तो हम बताएंगे कि ये डाइड नहीं होगा, यहां हमको कहना पड़ेगा हैड डाइड। ठीक है, और वहां फिर ध्यान रखना है कि एक शब्द हमने वहां इस्तेमाल किया है बिफोर। नॉर्मल यदि सिंपल पास्ट का वाक्य होता तो यहां बिफोर के बदले अगो होता, है ना। तो अगो और बिफोर में डिफरेंस जो है ये इस रूप में है कि थोड़ा नरेशन में आप देख लीजिएगा। नरेशन में हमने बताया है कि
कुछ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, खास करके नरेशन का फिफ्थ रूल हमने बताया है। उसमें हमने बताया है कि अगो बिफोर में बदलता है या अगो के बदले बिफोर का प्रयोग होता है। ठीक है, तो हाँ, अगो और बिफोर में थोड़ा अंतर मैंने समझाया है। ठीक है, तो उसको आप लोग वहां जरा देख लेंगे। ठीक है, अगला पॉइंट हम ले रहे हैं कि पास्ट परफेक्ट का प्रयोग ऊपरी तौर पर आपको लगेगा कि एक घटना है, लेकिन कभी कभी इंप्लाइड दो घटनाएं उसमें हो सकती हैं। ऊपरी तौर पर एक सब्जेक्ट एक वर्ब आपको दिखाई पड़ सकता है ना। एक एग्जांपल हम उसका भी ले रहे हैं। अब जिस बार क्या कहते कि आई हैड नॉट सीन हर, आई हैड नॉट सीन हर बिफोर यस्टरडे। अब इसको समझिए तो, अब ऊपरी तौर पर आपको लग रहा है कि भाई यहां भी तो एक ही घटना है, तो फिर हैड सीन क्यों हो गया, क्यों पास्ट परफेक्ट हो गया। तो आप नोटिस करें, इसमें इंप्लाइड दो घटनाएं हैं। ठीक है, दो घटनाएं क्या हैं कि इसमें दो घटनाएं हैं कि आई हैड नॉट सीन हर बिफोर यस्टरडे। इसका मतलब हुआ कि आई सा हर यस्टरडे, है ना, मैंने कल उसे देखा, मैं कल उससे मिला, इसके पहले मैं नहीं मिला था। ठीक है, तो इंप्लाइड इसका यह अर्थ है कि आई सा हर यस्टरडे, यस्टरडे के पहले मैं नहीं मिला था, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये हमारा क्लियर है कि ये P1 हो रहा है, और यहां अंडरस्टूड है कि आई सा हर यस्टरडे, अर्थात इसमें P2 इंप्लाइड है। ठीक है, तो ऊपरी तौर पर एक सब्जेक्ट एक वर्ब आपको दिखाई पड़ रहा है, लेकिन इसमें इंप्लाइड दो घटनाएं ऑलरेडी मौजूद है। ठीक है, तो एक सिचुएशन ये हमारा हो जाता है। फिर ध्यान रखना है कि कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनका पास्ट परफेक्ट में प्रयोग होता है। ऊपरी तौर पर वह एक घटना फिर हमको दिखाई पड़ती है, लेकिन वहां भी इंप्लाइड दो घटनाएं होती हैं। इसमें ये वर्ब्स खास करके ध्यान रखिएगा कि यदि हम कहते हैं हो, एक्सपेक्ट, थिंक, मीन, अर्थ देना, मतलब देना, है ना, इंटेंट, इरादा करना, वांट, चाहना। ठीक है, तो ये कुछ वर्ब्स हैं जिनका ध्यान रखिएगा कि हम लोग एक घटना के लिए भी पास्ट परफेक्ट का प्रयोग करते हैं, जहां अर्थ होता है कि जो मैंने आशा की वो पूरा नहीं हुआ, जो मैंने उम्मीद की वो पूरा नहीं हुआ, जो मैंने सोचा वो पूरा नहीं हुआ। तो इस तरह का अर्थ लेने के लिए हम लोग सिंगल घटना ऊपरी तौर पर आपको दिखाई पड़ेगा, लेकिन पास्ट परफेक्ट का प्रयोग इसमें होता है। जैसे मान लीजिए कि हम सीधे सेंटेंस दे देते हैं कि आई हैड होप्ड टू सी हर इन दिल्ली। अब ये आपको सीधे दिखाई पड़ रहा है कि भाई इसमें तो फिर एक ही घटना है, तो फिर पास्ट परफेक्ट कैसे हो गया। ठीक है, तो इसमें इंप्लाइड क्या हो गया कि मैंने उससे दिल्ली में मिलने की आशा की थी, लेकिन मिल नहीं पाया, अर्थात पास में मिलने का काम पूरा नहीं हुआ, और जो मैंने आशा की थी उसमें मैं असफल हो गया, है ना। तो आई हैड होप टू सी हर इन दिल्ली इंप्लाइड है कि मैंने मिलने की आशा की थी, बट आई डिड नॉट सी हर, ये इसमें इंप्लाइड है। ठीक है, इस तरह से यदि हम कहते कि आई हैड इंटेंडेड, मैंने इरादा किया था, आई हैड वांटेड, मैंने चाहा था, है ना, लेकिन वो पूरा नहीं हुआ, तो एक घटना आपको अपने तौर पर दिखाई पड़ रहा है, लेकिन इसका इंप्लाइड मीनिंग ये होता है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में फिर हम लोग इसके साथ ये कुछ वर्ब्स हैं जिनके साथ पास्ट परफेक्ट का प्रयोग हम लोग करते हैं, यद्यपि हमको एक ही घटना के रूप में ये ऊपरी तौर पर दिखाई पड़ती है, जबकि यहां भी इंप्लाइड दो घटनाएं हैं। फिर ध्यान देना है कि डायरेक्ट नरेशन, एक पॉइंट हम ये ले रहे हैं, डायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन की रिपोर्टिंग वर्ब में यदि पास्ट टेंस का प्रयोग हो, राम सेड, और रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट परफेक्ट या सिंपल पास्ट हो, जैसे कहते हैं राम सेड सीता हैज रिटन अ लेटर, सीता ने एक चिट्ठी लिखी है। और हम ध्यान दें तो
सेट, और ये क्या है, हैज रिटन। तो राम के लिए क्या था, राम ने जिस समय स्टेटमेंट दिया उसके लिए वो प्रेजेंट टाइम था, और उस प्रेजेंट के जस्ट पहले की वो बात कर रहा है कि सीता ने पत्र लिखा है, सीता ने चिट्ठी लिखी है। फिर इसी तरह से यदि हम कहते हैं कि राम सेट, सीता रोट अ लेटर, सीता ने एक पत्र लिखा, सीता ने एक चिट्ठी लिखी। अब इन दोनों वाक्यों में हम टाइम समझने की कोशिश करें तो ये सेट जो है ये हमारा पास्ट टाइम है, यहां भी सेट हमारा पास्ट टाइम है, लेकिन हम नोटिस करें तो राम के लिए प्रेजेंट के रिस्पेक्ट में गुजरा हुआ समय है, और गुजरा हुआ समय भी क्या होता है, यदि हम आपको थोड़ा इसको और क्लियर कर दें तो प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब भी होता है कि यह भी पास्ट ही है, लेकिन यह इमीडिएट पास्ट है, तुरंत का पास्ट है ना, जबकि यहां दूरी का पास्ट हो सकता है। तो दोनों पास्ट ही है। अब हम नोटिस करें तो जिस समय राम ने कहा उस समय सीता के पत्र लिखने का काम हो चुका था, अर्थात राम के लिए ये पास्ट है, राम के लिए ये प्रेजेंट परफेक्ट है, लेकिन मेरे लिए क्या है, मेरे लिए ये पास्ट है, और ये घटना या ये घटना दोनों ही जो है ये पास्ट ऑफ द पास्ट है। इसका मतलब हुआ कि दोनों का इनडायरेक्ट रिलेशन एक ही बनेगा, है ना। हैज रिटन है वो भी हैड रिटन हो जाएगा, और रोट है वो भी हैड रिटन हो जाएगा, अर्थात ये सेंटेंस बनेगा कि राम सेड दैट सीता हैड रिटन अ लेटर। राम ने कहा कि सीता एक पत्र लिख चुकी थी, है ना। तो क्लियर है कि सेड जो है ये P2 घटना है, और कहने के पहले सीता के द्वारा पत्र लिखने का काम हो चुका था, सीता पत्र लिख चुकी थी, अर्थात ये हम नोटिस करें तो ये हमारा P2 घटना है और ये हमारा P1 घटना है। तो ऐसे भी जो पहले मैंने सिचुएशन ऑलरेडी आपको बताया है उसको यदि आप नोटिस करें तो उसके आधार पर क्लियरली आपको दिखाई पड़ेगा कि जब P2 को पहले आप रख लेते हैं और P1 को बाद में रखते हैं तो P1 को हमेशा पास्ट परफेक्ट में ही रखना पड़ता है। तो इतने तथ्यों से आपको यह क्लियर हो गया होगा कि पास्ट परफेक्ट का मतलब क्या हुआ, या पास्ट परफेक्ट में कौन सा टाइम होता है, और उस टाइम के अनुरूप हम पास्ट परफेक्ट का प्रयोग कर पाते हैं या नहीं। इसी का टेस्ट आपका एग्जामिनेशन में होता है। इसलिए हमको लगता है कि अब निश्चित रूप से ये थोड़ा आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि कौन सी घटना हमारी पास्ट की है और कौन सी घटना पास्ट ऑफ द पास्ट की है, और उस आधार पर आप निर्णय कर सकते हैं कि कहां हमको सिंपल पास्ट का प्रयोग करना चाहिए, कहां पास्ट परफेक्ट का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, तो आज इसी पॉइंट पर हम डिस्कशन समाप्त करेंगे। लेकिन अगला लेक्चर जो हमने कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा होगा डिस्कशन का, और वो हम थोड़ा शुरू करेंगे खास करके कंडीशनल क्लॉजेस के बारे में। ठीक है, जिसमें खास के इफ की चर्चा हम बहुत विस्तार से करेंगे, लेकिन कुल मिलाकर हम कहें कि हम चर्चा करेंगे व्यापक रूप से पास्ट अनरियल सिचुएशन की, कि इसमें किस तरह से टेंस इस्तेमाल होना चाहिए, है ना, और कैसे हम समझ पाएंगे। ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट में भी अनरियल सिचुएशन होता है, पास्ट में भी अनरियल सिचुएशन होता है, तो इन दोनों को कैसे हम डिफरेंशिएट करके देखेंगे, इसकी चर्चा हम अगले लेक्चर में करेंगे। तो आज हम लेक्चर यहीं छोड़ेंगे, लेकिन अंत में फिर वही कहेंगे कि वीडियोज यदि आपको अच्छे लगते हैं तो निश्चित रूप से लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि जितना ज्यादा आप शेयर करेंगे, जितना ज्यादा स्टूडेंट्स मेरे वीडियोस को देख पाएंगे, मुझे लगेगा कि मेरी मेहनत सार्थक हो रही है। अन्यथा वही लगता है कि जब स्टूडेंट्स वीडियोस देखते ही नहीं है तो फिर टाइम में क्यों खर्च करूं। ठीक है, तो आप लोग कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स इन वीडियोस को देख सकें, यदि वो लाभान्वित होते हैं तो आज यहीं तक। बहुत बहुत थैंक्स।